किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। घड़ी में बज चुके हैं रात के 8 और वक्त हो गया है कार्यक्रम विचार विमर्श का। जी हां दोस्तों, विचार विमर्श में हर बार की तरह एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं और कृषि से संबंधित कुछ खास विषयों पर हम चर्चा करते हैं इस कार्यक्रम में। और कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए उन खास लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती है, ताकि आपके जीवन में अभूतपूर्व बदलाव आ सके, आप कामयाबी की नई इबारत लिख सकें। तो इस दास्तां को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के उस वक्तव्य से, जहां पर उन्होंने लाल किले की प्राचीर से यह वक्तव्य दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा था, यही समय है, सही समय है, भारत का अमोल समय है, अनमोल समय है। जी हां दोस्तों, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत का हर क्षेत्र बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये हर क्षेत्र जिस तरीके से विकास कर रहे हैं, इनकी विकास में कोई बाधा ना बने, इसके लिए सरकार लगातार कदम कदम पर कुछ प्रकार के प्रयास करती रहती है। वहीं अगर बात हम कृषि क्षेत्र की करें तो बीते समय में कृषि के क्षेत्र में काफ़ी अभूतपूर्व बदलाव हुए हैं। आगे भी कृषि क्षेत्र तेजी से विकास करता रहे, न केवल देश के स्तर पर बल्कि विश्व स्तर पर कृषि का क्षेत्र का डंका बज रहा है और ये भली भांति हम सब जानते हैं। कृषि का क्षेत्र लगातार तेजी से बढ़ता रहे और इससे जुड़े हुए लोगों को फायदा होता रहे, इसको लेकर सरकार ने नई पहल की है। कृषि के क्षेत्र में मौजूदा समय में ज़रूरत है नई सोच, नई तकनीक और नई संरचनाओं की। अब इन सभी चीज़ों को पूरा करने के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और उस महत्वपूर्ण कदम का नाम है एग्रीश्योर। जी हाँ दोस्तों, एग्रीश्योर क्या है, कैसे इससे आप लाभ ले सकते हैं, इसके अंदर क्या संभावनाएं हैं, क्या चुनौतियां हैं, इन सभी बातों को हम समझेंगे अपने कुछ खास मेहमानों से, कुछ खास पैनलिस्ट से जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। तो आइए सबसे पहले उन सभी से मैं आपका तारुफ करा देता हूं। सबसे पहले आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजित कुमार साहू जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। आप ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं क्रेडिट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर से। इसके साथ ही हमारे साथ उदय चंद्रा जी हैं स्टूडियो में। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। आप रिटायर्ड हैं डिप्टी डायरेक्टर जनरल पंजाब नेशनल बैंक से। आपका हम स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर प्रमोद कुमार जी हैं, प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर और डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स IRI से। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की हम शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले इस विषय से जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट पर आइए थोड़ी बारीक नजर डाल लेते हैं। किसानों की समृद्धि अर्थव्यवस्था की समृद्धि है। इस बात को सरकार बखूबी समझती है और इसी कारण किसान सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास को क्रेडिट गारंटी शुल्क
इस रिपोर्ट के जरिए हमने समझने की कोशिश की कुछ खास बातें, लेकिन इन बातों का क्या महत्व है असल जीवन में, आइए अपने कुछ खास मेहमानों से समझते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं अजीत जी का। सर, मैं अगर आपसे समझना चाहूँ एग्रीश्योर मौजूदा समय में कृषि के क्षेत्र में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, और थोड़ा सा उसको डिफाइन करके बताइए हमारे दर्शकों के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए, या फिर कृषि क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके लिए इसमें क्या संभावनाएं हैं। देखिए पुलकित जी, एग्रीकल्चर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और इसमें बहुत से इंटरवेंशंस की ज़रूरत होती है। और जैसा कि समय बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और हमें जैसा कि सरकार ने घोषणा की है कि जो इनपुट कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए हमारे किसानों की, और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए और उनको सही मूल्य मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो इन सब के लिए जो कृषि मूल्य श्रृंखला में जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो सभी अच्छी तरह से कार्य करें, ये बहुत ज़रूरी है। और ये साथ ही ये भी ज़रूरी है कि नई तकनीकी और जो इनोवेशंस हैं वो किसानों तक पहुँचें। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि खेत छोटे हैं और हमारे किसानों की कैपेसिटी कम होती है, फाइनेंशियल एक्सेस नहीं होता, टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं होता, तो ऐसे में यह ज़रूरी है कि जो स्टार्टअप्स हैं वो इस कमी को, इस गैप को दूर करें। वो नई टेक्नोलॉजी जो और इनोवेशन तक किसानों की पहुंच सुनिश्चित कराते हैं, और इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे स्टार्टअप्स को हम प्रमोट करें। लेकिन क्या होता है कि स्टार्टअप्स के लिए बहुत से सपोर्ट के लिए हमारे पास अभी स्कीम्स हैं और बहुत तरह का उनको सहयोग मिलता है, लेकिन उनको जब और आगे बढ़ने के लिए उनको सफिशिएंट पूंजी बाजार से इकट्ठा करनी पड़ती है। लेकिन जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं जो स्टार्टअप्स को पूंजी मुहैया कराते हैं, वो ज़्यादातर ऐसे सेक्टर्स में अपना पैसा लगाना पसंद करते हैं जहां से उनको ज़्यादा रिटर्न की संभावना हो। और ऐसे में दूसरे जो सेक्टर्स हैं, स्पेशली डिजिटल टेक्नोलॉजी के सेक्टर हैं या हेल्थ के सेक्टर हैं, उनमें ज़्यादा पैसा जाता है, उसमें ज़्यादा पूंजी का प्रवाह होता है। और खेती के क्षेत्र में जो लगे हुए स्टार्टअप्स हैं जो तकनीकी को और इनोवेशंस को बढ़ावा देते हैं, उनको पर्याप्त सपोर्ट बाजार से नहीं मिलता। बिल्कुल। तो इस गैप को दूर करने के लिए सरकार ने यह निश्चय किया कि एक हम ऐसा फंड बनाएंगे जो ऐसे स्टार्टअप्स को जो खेती के क्षेत्र में लगे हुए हैं और जो ऐसे क्षेत्र में नई तकनीकों को लेकर छोटे किसानों तक पहुंचा रहे हैं, उनको हम सपोर्ट करेंगे। और इसीलिए इसकी जो है संकल्पना की गई। जी अजीत जी, अगर हम बात करें एग्रीश्योर फंड की, तो आपने तमाम बातें कही, उसमें आपने एक जिक्र किया पूंजी की कमी की वजह से। हम देखने को मिलता है कि पूंजी की कमी की वजह से कई बार ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं जो आगे तो बढ़ सकते हैं, उसके अंदर बहुत संभावनाएं होती हैं, लेकिन पूंजी की कमी से वो बंद हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और जो विकास वो या परिवर्तन वो ला सकते हैं कृषि के क्षेत्र में, उससे कहीं ना कहीं वो चूक जाते हैं। अगर हम बात करें इस एग्रीश्योर की फैसिलिटीज़ की या विशेषताओं की, तो ये उन गैप्स को कैसे फुलफिल करेगा और इनकी फैसिलिटीज़ या इनकी विशेषताएं क्या हैं? देखिए, एक सेबी रजिस्टर्ड फंड होगा जी। और ये किसको अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 2 जाना जाता है, क्योंकि ये अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड जो स्पेशली जो टारगेटेड सेक्टर में जो पूंजी लगाते हैं उसके लिए ये फंड बनाया गया है। और ये प्रोफेशनली मैनेज होगा। नाबार्ड की एक 100% सब्सिडरी है, नैब वेंचर जो को उनका इन्वेस्टमेंट विंग है, वो इस कोष का, इस जो फंड है उसका मैनेजर होगा। और इसके तहत दो तरह के जो है फंड्स बनाए गए हैं। एक है जिसको कि हम डायरेक्ट फंड कहते हैं, जो कि 300 करोड़ का होगा, और उसमें हम जो ऐसे स्टार्टअप्स जिनको हम उचित समझते हैं कि ये आगे क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, कृषि के क्षेत्र में योगदान करेंगे, उसमें डायरेक्टली उस पर इक्विटी निवेश करेगा। दूसरे तरह का जो फंड है वो फंड ऑफ फंड उसको बोलते हैं, वो 450 करोड़ का होगा। उसके तहत जो निवेश है, एग्रीश्योर का जो निवेश जाएगा वो किसी और फंड मैनेजर के पास जाएगा, किसी और फंड में जो और भी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं उनमें निवेश करेगा। उसके बदले में वह जो है दूसरे कृषि में लगे हुए स्टार्टअप्स में निवेश करेगा। और साथ में उसको यह भी जरूरी होगा कि वो उतना ही निवेश अपनी तरफ से भी करे। तो इससे जो है कृषि क्षेत्र में जो लगे हुए स्टार्टअप्स हैं उनको ना केवल डायरेक्ट इक्विटी निवेश मिलेगा, इक्विटी के साथ डेट का भी इसमें प्रावधान है, और इससे कृषि क्षेत्र में लगे हुए स्टार्टअप्स की तरफ पूंजी का प्रवाह बढ़ेगा। जी अगर हम ये मान के चलें कि जो आपने स्टार्टअप्स को लेकर बात कही, तो कई बार ऐसा भी होता है, जो दर्शक हमें देख रहे होंगे उनके दिमाग में ये बात जा रही होगी कि सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए स्कीम है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या सिर्फ स्टार्टअप्स को मद्देनजर रखते हुए एग्रीश्योर को लाया गया है, या इसमें और भी लोग लाभ ले सकते हैं?
हाँ, देखिए ये जो है बेसिकली स्टार्टअप्स के लिए ही ये स्कीम है और ये स्टार्टअप्स का जो चयन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो ऐसे स्टार्टअप जो कि एफपीओज़ के साथ काम कर रहे हैं, किसानों के साथ, छोटे किसानों के साथ काम कर रहे हैं, उनको जो है इसमें सपोर्ट किया जाएगा, जिससे उन किसानों को और उन एफपीओज़ को फ़ायदा मिलेगा। तो सर आप बता रहे थे कि जिस तरीके से स्टार्टअप्स का चुनाव करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें चुनाव की स्टार्टअप्स के, तो उसमें कुछ बातें हमने देखी हैं कि जिसमें लिखा है कि वित्तीय रिपोर्ट्स, व्यापार योजना और विकास रणनीति का विवरण भी देना होगा अगर आप इस स्कीम से जुड़ना चाहते हैं या कोई स्टार्टअप से जुड़ना चाहते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बताइए। अगर किसी ने नए स्टार्टअप शुरू किया है, अगर इस योजना का लाभ लेना चाहता है, तो उसके पास तो ना ऑडिट रिपोर्ट्स होंगी, ना वित्तीय रिपोर्ट्स होंगी, तो वो किस तरीके से इसका फ़ायदा ले पाएंगे? देखिए, जो सीड लेवल की स्टार्टअप्स होती हैं उनके लिए ऑलरेडी दूसरी तरह की स्कीम्स हैं, जैसे RKVY रफ्तार में उनको मदद मिल सकती है, उसी तरीके से अन्य जो स्टार्टअप इंडिया है उसके तहत उनको फ़ायदा मिल सकता है, बहुत से इंक्यूबेशन सेंटर हैं उनके तहत फ़ायदा मिल सकता है। एग्रीश्योर की जो योजना है इसका लाभ जो सीड स्टेज से थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं और अर्ली स्टेज पे स्टार्टअप्स हैं, जो कि अब जिन्होंने अपना जो कॉन्सेप्ट प्रूव कर लिया है बाजार में और अब उसको जो है फैलाना चाहते हैं, तो ऐसे स्टार्टअप्स को सहायता देने के लिए किया गया है और लगभग 25 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट एक स्टार्टअप को मिल सकता है। और इसके लिए जो एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट होगी, क्योंकि जो ये अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है कैटेगरी 2 का, ये सेबी से रजिस्टर्ड फंड है, तो एग्रीश्योर एक सेबी रजिस्टर्ड फंड है और सेबी के रेगुलेशंस इसके ऊपर लागू होते हैं। तो उसके तहत एक इन्वेस्टमेंट कमेटी होती है, जो इन्वेस्टमेंट कमेटी ही इसको डिसीजन करती है और इन्वेस्टमेंट कमेटी इंडिपेंडेंटली काम करती है जी। तो वो सभी जो आज जैसा कि आपने कहा कि जो है उसके जो अभी तक उन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया, उसके आगे क्या उसका फीजिबिलिटी है उसको अप स्केल करने की और उनका जो है अब तक का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, उन सबको देखते हुए कि क्या वो इन्वेस्टमेंट करने पर वो कंपनी किसानों तक जो हमारा इंटेंडेड बेनिफिट है, फ़ायदा है, वो लेके पहुंचा सकती है या नहीं है, उसके बेसिस पे ये निर्णय किया जाता है। यानी कुल मिलाकर ये समझाता है कि जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इस योजना को लाया गया है, क्या वो स्टार्टअप्स उस लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं, इसके आधार पर उनका चुनाव किया जाएगा और उनका चयन करने से पहले इन बातों को परखा जाएगा। बिल्कुल जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार जी का। डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, अगर हम बात करें भारतीय कृषि क्षेत्र की, तो भारतीय कृषि क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है, और अगर बात करें स्टार्टअप्स की, तो स्टार्टअप किस तरीके से अपनी भूमिका निभाते हैं भारतीय कृषि क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को बेटर करने के लिए, और ये दोनों मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था को बेटर करने में किस तरीके से मदद कर रहे हैं? भारत की अर्थव्यवस्था को देखें तो उसमें एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा योगदान है। 18% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है और 54% लोग एम्प्लॉयड हैं इसमें। लेकिन मूलतः जो समस्याएं जो आ रही हैं कि हम ऑलरेडी फूड प्रोडक्शन में काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं और अब किसानों की आय को बढ़ाने के लिए हमें चाहिए कि जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं उसको मिनिमाइज़ करें और उनको जो मूल मिलना चाहिए, जो प्राइस मिलना चाहिए, वो जो है उसको कैसे हम स्ट्रेंथन करें। तो उसमें हमें जो वैल्यू चेन है उसको स्ट्रेंथन करना है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना है एग्रीकल्चर सेक्टर में। और इसके लिए जो स्टार्टअप्स हैं जो कि काम कर रहे हैं एफपीओज़ के लिए, पैक्स के लिए और एसएचजीज़ के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए, तो इन स्टार्टअप्स को हमें इनकरेज करना है ताकि, और ये जो स्टार्टअप्स हैं, इकोसिस्टम जो है, इसमें हमने काफ़ी आगे बढ़े हैं इस इकोसिस्टम में। जैसे कि स्टार्टअप्स को अगर टेक्नोलॉजी चाहिए तो उनको हमने इंक्यूबेट कराया है इंस्टीट्यूट्स में, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में, और उनको अगर मार्केटिंग का, उनको आईपीआर जो अगर फाइल करना है तो उसमें मदद कर रही है सरकार। लेकिन जो यहाँ तक फंडिंग की बात है, अपस्केलिंग की बात है, एक लेवल तक आ गए हैं, उनको अपस्केल करना अब ज़रूरी है। वो अब अगर अपस्केल करेंगे उसके लिए धन चाहिए, उसके लिए क्रेडिट चाहिए, लोन चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, और उस दिशा में एग्रीश्योर का बहुत बड़ा योगदान होगा, जो कि 25 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स में दिया जाएगा। उसमें स्कीम में प्रावधान है और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कहीं और से मिलना मुश्किल है किसी भी स्टार्टअप को, और इसमें एग्रीश्योर जो है बहुत अहम भूमिका निभाएगा सर। जी, तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये एग्रीश्योर स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगा। लेकिन बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो बैंक किस तरीके से भूमिका निभा रहे हैं, इसको जानने के लिए रुक करते हैं उदय जी का। उदय जी, आप लंबे समय से बैंकिंग सेक्टर से जुड़े रहे, एक पद पर भी तैनात रहे। अगर हम बात करें बैंकिंग सेक्टर की,
पहले के समय में देखा गया है कि बैंक मदद तो करते हैं किसानों को, लेकिन कई बार किसान पूरी तरीके से उन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। तो इसमें बैंक किस तरीके से भूमिका निभा सकते हैं किसानों तक इन योजनाओं को पहुंचाने तक? साथ ही जब लोन डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो कई कागजी कार्रवाई के तहत गुजरना पड़ता है, उसमें भी किसान भाई पीछे हटते हैं या स्टार्टअप्स जो कर रहे हैं वो पीछे हटते हैं। तो इन गैप्स को कैसे फुलफिल किया जाएगा? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई भी बैंक किसानों को ऋण मुहैया कराने के लिए काफ़ी अग्रसर है, और जो भारत सरकार द्वारा कई एक स्कीम चलाए जाते हैं, जैसे अभी केसीसी सैचुरेशन का है, तो केसीसी सैचुरेशन में जितने भी किसान हैं सबको अगर क्रेडिट से लिंक किया जाएगा, उनको अभी भी हमारे किसान क्रेडिट लेने में भी हिचकते हैं। तो ये जो आपने बताया कि वो उनको अवेयरनेस की कि कभी भी कैपिटल के वजह से, कैपिटल की कमी की वजह से उनका पूरी प्रोजेक्ट या उनका जो खेती है उस पर प्रभाव न पड़े, इसके लिए बैंक का बहुत बड़ा योगदान है। अब जैसे स्टार्टअप, अभी एग्रीश्योर की बात हुई, एग्रीश्योर तो निश्चित तौर पे कैपिटल फंडिंग इक्विटी के रूप में या डेप्ट के रूप में दे ही रहा है, लेकिन अगर किसी किसान इंडिविजुअल या एफपीओज, फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीज या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इनको भी अगर फंड की डायरेक्ट रिक्वायरमेंट होती है तो हर बैंक रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश के अनुसार उनको फंडिंग करती है, लोन देती है। और अभी जो रिजर्व बैंक है, जैसा आपने बताया कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जो छोटे किसान हैं हमारे हिंदुस्तान में मैक्सिमम जो है सो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को 1,60,000 तक के लोन के लिए किसी भी तरह का कोई मार्जिन मनी या किसी भी सिक्योरिटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओनली केवाईसी पूरा करना है, और जो उनको रिक्वायरमेंट है जिस चीज़ के लिए, उसके तहत उन्हें लोन दिया जाता है। आज लोन में, कृषि ऋण में काफ़ी इनोवेशन आया है। एक टाइम था जब आज से 35-36 साल पहले मैं बैंक में ज्वाइन किया था, और उन दिनों सभी किसानों को जो लोन दिया जाता था मैक्सिमम काइंड के रूप में दिया जाता था, और काइंड के रूप में देने में कोटेशन, बिल और बीच में कई एक दलाली का रूप हो जाता था। लेकिन अब मैक्सिमम लोन कैश डिसवर्सल होता है, केसीसी तो 100% होता है। अगर इन्वेस्टमेंट क्रेडिट भी अगर 5 लाख तक का है तो उसे भी रिम्बर्स किया जाता है। तो बहुत, अब ये कहना ठीक नहीं होगा कि कॉम्प्लिकेशंस हैं। किसानों की ऋण देने के लिए बहुत ही सिंप्लीफाई किया हुआ है। स्कीम्स, भारत सरकार बहुत सारे स्कीम्स लाए हुए हैं केसीसी के अलावे, चाहे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की रिक्वायरमेंट हो या एग्री मार्केटिंग का है, PMFME है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में है, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज। तो जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उन सब के लिए बैंक ऋण मुहैया कराता है। जी, तो बैंक आपकी सेवा में तत्पर है, और जिस तरीके से सर ने बताया कि पहले के समय में और अब के समय में बहुत परिवर्तन आया है, और अब बैंक खुद आपके द्वार तक पहुंचता है और तमाम सुविधा आपको मुहैया कराने की कोशिश करता है, ताकि हमारे जो स्टार्टअप्स हैं या जो हमारे किसान भाई हैं वो अपनी कृषि के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव लेके आ सकें, और अगर बात करें तरक्की की, जो तरक्की की नई इबारत भी लिख सकें। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और महत्वपूर्ण बातें जानेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम विचार विमर्श। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श। एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं आपको कि कैसे आप एग्रीश्योर से जुड़कर, अगर आप एक स्टार्टअप चलाते हैं और स्टार्टअप से जुड़ना चाहते हैं या स्टार्टअप को एक नई इबारत पर लेना चाहते हैं, तो इस स्कीम का कैसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अजीत सर का फिर से एक बार रुक करते हैं। सर, अगर हम बात करें पात्रता की, डॉक्यूमेंट्स की, क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी इस स्कीम से जुड़ने के लिए, और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए, थोड़ा सा ये बताइए हमारे दर्शकों को।
देखिए, ये एक डिटेल प्रक्रिया है और इसको समझने के लिए जो स्टार्टअप्स जो इसमें इच्छुक हैं उनको नैब वेंचर जो हमारा इन्वेस्टमेंट मैनेजर है उनके साथ उनको बात करनी होगी और उसके लिए जो भी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, उनका जो स्कीम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है कि वो क्या आगे करना चाहते हैं, उनका प्लान क्या है, वो सारी चीज़ें उनको मुहैया करानी होगी। उसके बाद उसकी विधिवत काफ़ी डिटेल में उसकी स्क्रूटनी की जाती है और उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स की कमी होती है उसको जो है उनसे दोबारा मांगा जाता है। तो एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें पूरी छानबीन की जाती है और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिया जाता है। जी, और सर जैसे आपने बताया कि ये तमाम आवेदन की प्रक्रिया जो है, इस प्रक्रिया में आवेदन करने से लेकर उस योजना के लाभ मिलने तक के बीच में कितना समय लगभग लग जाता होगा? देखिए, एक जो है एक मैंने जैसे कहा कि एक थोड़ी लंबी प्रक्रिया होती है, इसे 2 से 3 महीने तक का समय लगता है इसमें। लेकिन किसी किसी मामले में हो सकता है उसमें ज़्यादा भी समय लगे, क्योंकि अगर कोई छानबीन में कोई चीज़ ऐसी आती है जिसको ज़्यादा वेरिफिकेशन की ज़रूरत होती है और इन्वेस्टमेंट कमेटी को ऐसा महसूस होता है कि इसको जो है और जांच की ज़रूरत है, तो उसमें ज़्यादा भी समय लग सकता है, लेकिन एवरेज लगभग 2 महीने का समय इसमें लगता है। जी, साथ ही ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए कोई स्टार्टअप है, वो पहले से किसी सरकारी योजना का लाभ ले रहा है या फिर उसका ऋण बकाया है सरकार के प्रति, तो क्या ऐसे स्टार्टअप्स भी इस योजना में लाभ ले पाएंगे या हिस्सा ले सकते हैं? देखिए, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का एक सिंपल एक विधान है कि अगर कोई किसी और स्कीम का फ़ायदा ले रहा है तो नॉर्मली उसको जो है दूसरी स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलता है। लेकिन जो इंटरेस्ट सबवेंशन की स्कीम्स हैं लगभग जो जिसमें कि किसी में स्टार्टअप्स ने अगर कोई लोन लिया जिसमें इंटरेस्ट सबवेंशन एप्लीकेबल है तो वो उसमें बाधा नहीं होती। जैसे अगर AIF में कोई लोन लिया हुआ है तो उसमें ये बाधा नहीं आएगी। लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें देखी जाएंगी कि क्या इसको जो है इसकी पात्रता अदरवाइज है कि नहीं, क्योंकि उसका जो है फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो सॉलिड है या नहीं है और उसकी जो स्कीम है वो आगे इम्प्लीमेंट करने लायक है या नहीं है। जी, डॉक्टर प्रमोद जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर प्रमोद जी, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर फाइनेंस में स्टार्टअप्स को फाइनेंस की बहुत दिक्कत आती है, लेकिन ऐसे स्टार्टअप्स जिस तरीके से एग्रीश्योर के द्वारा प्रोत्साहित किए जा रहे हैं और आगे बहुत से बदलाव हमें कृषि क्षेत्र में देखने को मिलेंगे, न केवल स्टार्टअप्स कृषि क्षेत्र में बदलाव लाते हैं बल्कि रोजगार का भी एक बड़ा माध्यम बनते हैं। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर फाइनेंस की और स्टार्टअप्स की, तो स्टार्टअप को और कहाँ से फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है एग्रीश्योर के अलावा? एग्रीश्योर के अलावा जो है सीड फंड स्कीम है, फिर इंक्यूबेटर्स भी मदद करते हैं, उनके पास भी फंड रहता है जिससे जो उनको देते हैं, लेकिन वो उसकी मात्रा कम रहती है, 20 लाख 50 लाख मैक्सिमम, इसी तरह से तो इनकी मात्रा। लेकिन जो एग्रीश्योर है इसके माध्यम से अगर ये इन्वेस्टमेंट लेते हैं, अर्न करते हैं, तो इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, 25 करोड़ तक का है। सो जो कि सब्सटेंशियल है अपस्केल करने के लिए, अपने आप को, अपना जो प्रोडक्ट है उसको मार्केट तक ले जाने के लिए और प्रोडक्शन लेवल भी इंक्रीज़ करने के लिए, अगर उनको कहीं प्लांट सेटअप करना है तो उसमें भी मदद मिलेगा। तो इस तरह से एग्रीश्योर जो है स्टार्टअप के लिए एक बहुत बड़ा योगदान देगा उसको आगे बढ़ने में, अपस्केल करने में। जी, तो ये कुछ खास बातें हैं जिसके ज़रिए हम अगर देखें तो एग्रीश्योर के ज़रिए स्टार्टअप्स को कुल मिलाकर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। अजीत जी का फिर से रुख करते हैं एक बार। अजीत जी, अगर हम बात करें किस स्टार्टअप में आप निवेश करना है, इसके चुनाव की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये एक जो कि सेबी की निर्धारित प्रक्रिया है और उसके तहत एक जो है निवेश समिति होती है, उस निवेश समिति के पास सभी कागजात रखे जाते हैं, उनका प्रस्ताव रखा जाता है और उस निवेश समिति ये इसको जो है चर्चा के पश्चात ये देखती है कि क्या इसके विकास की संभावना है नहीं है और क्या ये एक अच्छी स्टार्टअप है जो कि इनोवेशन को लेके आ रही है और इससे एग्रीकल्चर सेक्टर को फ़ायदा होगा। तो इन सब पैमानों पे उनकी जांच करके और निर्धारित किया जाता है। जी, अगर बात करें ग्रामीण स्तर पर जो उद्यम लगाते हैं किसान भाई या फिर कोई महिलाएं हैं, क्या उनको भी इस तरीके से इस योजना का लाभ मिल सकता है?
देखिए, ये तो एक इन्वेस्टमेंट का सिस्टम है। इसमें तो वही कंपनियां जो कि स्टार्टअप्स के रूप में रजिस्टर्ड हैं उनको ही बेनिफिट मिलेगा, लेकिन उसका जो प्रभाव आगे आने वाले समय में, जैसे जो स्टार्टअप्स हैं जब ज़मीनी स्तर पे कार्य करते हैं तो वो बहुत सा नया इन्वेस्टमेंट पैदा करते हैं, और साथ ही जब टेक्नोलॉजी लेकर के उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जाते हैं तो नीचे के लेवल पे ग्रामीण उद्यमों को फ़ायदा होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई जो है प्रिसीजन एग्रीकल्चर से रिलेटेड या ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर के हमारे किसानों के पास जाता है, गांव में जाता है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वहाँ पर उसको कुछ लोगों की आवश्यकता होगी। तो इससे अगर स्टार्टअप्स की बढ़ोतरी होती है तो गाँव के क्षेत्र में जो उद्यम है उनको भी सपोर्ट मिलता है, और साथ ही साथ में जो युवा हैं और महिलाएं हैं उनको रोजगार के अवसर भी मुहैया होते हैं। जी। और सर, अगर हम देखें मौजूदा समय में तो न केवल कृषि के क्षेत्र में लगभग हर क्षेत्र में स्टार्टअप बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिक अगर हम कृषि क्षेत्र के स्टार्टअप्स की बात करें तो कृषि क्षेत्र के अंदर स्टार्टअप्स की आवश्यकता क्यों है, और अभी मौजूदा समय में जो स्टार्टअप्स ग्रो कर रहे हैं उनका आगे भविष्य आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है, और जैसा कि हम देखते हैं नॉर्मली बहुत से स्टार्टअप शुरू होते हैं लेकिन सभी सक्सेसफुल नहीं होते, बहुत कम मात्रा में सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन ये एक इनोवेशन को बढ़ावा देता है। जैसा कि आपने कहा, लगभग आज की तारीख में तो देखिए लगभग 1.5 लाख के करीब स्टार्टअप्स इंडिया में हैं, और बस उसमें से सिर्फ 6,000 के करीब स्टार्टअप ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग में लगे हैं। और अगर हम केवल एग्रीकल्चर की बात करें तो सिर्फ 2800 के करीब स्टार्टअप्स हैं जो कि कृषि के क्षेत्र में लगे हुए हैं और कार्य कर रहे हैं। तो इस क्षेत्र में स्टार्टअप्स की कमी है। अगर पूरा इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो लगभग $151 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप्स में है सभी क्षेत्र को मिला करके, लेकिन इसमें 10% से भी कम जो है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में है। तो ये जो है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत से गैप्स हैं जहाँ पर कि स्टार्टअप्स उस गैप्स को पूरा करते हैं, स्पेशली डिजिटल टेक्नोलॉजी के प्रवाह में, नई तकनीकों के प्रवाह में। जैसे अगर आप चूँकि हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसको देखते हुए बहुत से तरह के नए तकनीकों की जानकारी चाहिए, और साथ में जैसे अगर पेस्ट अटैक हो रहा है तो उस पेस्ट अटैक के बारे में किसान को पता नहीं लगता, लेकिन अब स्टार्टअप्स ऐसे ऐप लेकर के आए हैं जहां पर कि आप फोटोग्राफ खींच करके आप भेजिए तो आपको ये पता चल जाता है कि कौन सा ऐप है। उसी तरह से वेदर के बारे में जानकारी, तो किसानों को बहुत से तरह की एडवाइजरी मिलती है। उसी तरह से किसानों को बहुत से तरह के मैकेनाइजेशन की, फार्म मैकेनाइजेशन की ज़रूरत होती है, और ये उपकरण महंगे होते हैं और उसकी वजह से किसान उनको खुद नहीं खरीद सकते। और ऐसे में अगर स्टार्टअप्स इस क्षेत्र को में आते हैं तो वो सस्ते दरों पे किराए पर जो है ऐसी सुविधाएं किसानों को मुहैया करा देते हैं, एडवाइजरी मुहैया करा देते हैं। तो इससे किसानों का जो इनपुट कॉस्ट है, जो खेती की लागत है, वो काफ़ी कम हो जाती है और उसको एडवांस तकनीकी का फ़ायदा मिल जाता है। जी, तो कुल मिलाकर बहुत से ऐसे फ़ायदे हैं स्टार्टअप्स के ज़रिए, और स्टार्टअप्स के सेक्टर की देखिए रहा है या स्टार्टअप की जो इकोसिस्टम है उसमें किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है, सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। उदय जी का रुख कर लेते हैं। उदय जी, अगर हम बात करें स्टार्टअप्स की तो तमाम बातें तो हम जान ही रहे हैं, लेकिन जब स्टार्टअप कोई बैंक की तरफ रुख करता है या किसी योजना का लाभ लेने के लिए रुख करता है, बैंक में कागजी कार्रवाई करता है, तो किस तरीके की चुनौतियों का उसको सामना करना पड़ सकता है, और उन चुनौतियों का किस तरीके से समाधान होना चाहिए जो स्टार्टअप करता है या स्टार्टअप करने वाले या स्टार्टअप कोई दर्शक हमें देख रहा हो, उसके लिए आप क्या बात बताएंगे? तो सबसे पहले देखिए, अगर हम एग्रीश्योर से बात करें या बैंक से फंडिंग लोन के रूप में बात करें, कोई भी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी हाई इंटेंसिव प्रोजेक्ट है तो उसके लिए सबसे पहले जो देखा जाता है वो टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी देखा जाएगा कि क्या उसकी टेक्निकल जो कमेटी है, क्या वो कोई भी प्रोजेक्ट है वो फिजिबल है या नहीं है, उसकी वायबिलिटी बनती है या नहीं बनती है, अगर हम इतना पैसा लगाते हैं तो रिटर्न उतना मिल रहा है या नहीं मिलता है। तो ये सबसे पहले चीज़ जो है वो टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी देखी जाती है। उससे भी पहले जैसा आपने ये भी क्वेश्चन किया कि क्या किसी ने पहले से लोन लिया हुआ है, अगर लोन लिया हुआ है पहले से तो दोबारा लोन लेने में कोई रुकावट नहीं है, लेकिन उसका लेन देन किसान का सही होना चाहिए। वो CIC क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं जो सिस्टम से निकल के आती है कि उनका पिछला रिकॉर्ड क्रेडिट का किस तरीके है। अगर कोई डिफ़ॉल्टर है, जानबूझ के विलफुल डिफ़ॉल्टर है, तो उसको बैंक मुहैया नहीं करेगी, लेकिन जिसका कंडक्ट पीछे से सेटिस्फैक्ट्री है तो इसमें किसी भी प्रोजेक्ट में अगर टेक्निकली या इकोनॉमिकली फिजिबल है तो आगे फंडिंग करने में कोई बाधा नहीं होगी। जी,
उधर जैसे आपने कहा डिफॉल्टर की अगर बात करी, अगर मान लीजिए कोई स्टार्टअप किसी कारणवश अपना लोन नहीं भर पाया या फिर वो सेटलमेंट करने को तैयार है, अगर इस क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चाहता है या फिर से कोई नई शुरुआत करना चाहता है, बैंक की सुविधा लेना चाहता है, तो क्या कोई ऐसी सुविधा मुहैया कराई जाएगी बैंकिंग सेक्टर की तरफ से, या कुछ इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है कि पुराना रिकॉर्ड बेहतर किया जाए, एक स्तर पर अगर बातचीत की जाए और सबको ठीक करके फिर से नई शुरुआत की जाए, ऐसा कोई व्यवस्था है? बिल्कुल, जो आपने बताया कि अगर किसी का डिफ़ॉल्ट हुआ है तो डिफ़ॉल्ट का रीज़न क्या है। अगर वो विलफुल डिफ़ॉल्टर है तो फिर उसमें फंडिंग कोई नहीं करेगा। लेकिन अगर कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं या उसकी फैमिली की कुछ इस तरह की आपदा आ गई जिसकी वजह से उसके यहाँ परेशानी आ गई, तो ऐसी स्थिति में हर बैंकों में भारत सरकार ने भी OTS सिस्टम बनाया हुआ है। अगर उस तरह का सेटलमेंट के बाद भी अगर कोई नया प्रोजेक्ट लेके आता है तो उसमें कहीं कोई बाधा नहीं है जी। लेकिन उसकी विलफुल डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए कि उसके पास फंड तो है लेकिन उसने मिस यूटिलाइज किया, कहीं और इस्तेमाल कर दिया, तो ऐसे को अवॉइड किया जाता है। जी। तो अगर आपका पिछला रिकॉर्ड भी ख़राब हो चुका है और आप चाहते हैं कि मैं दोबारा से नई शुरुआत करूं और क्या व्यवस्था उसके लिए है, तो अगर आप अपने बैंकिंग सेक्टर से या फिर अपने बैंक से संपर्क करते हैं और अपनी समस्या रखते हैं तो आशा करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान होगा और फिर से आप नई शुरुआत भी कर सकते हैं। और जो सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है उन योजनाओं का लाभ लेकर आप अपनी हर बार की तरह जैसे हम कह रहे हैं कि आप अपनी तरक्की की नई इबारत ले सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और खास बातें जानेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम विचार विमर्श। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है, क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूँ। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। RBI पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूँ। बहुत सही कह रहे हैं आप। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श। एग्रीश्योर क्या है और कैसे इसके जरिए स्टार्टअप्स के सपनों को उड़ान मिल सकती है और कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अजीत जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। अजीत जी, आपने जिस तरह से बताया कि जो स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है और मौजूदा समय में क्या हालात है, चुनौतियों की अगर हम बात करते हैं, अगर कोई शुरू कर रहा है बेहतर स्टार्टअप बनाने के लिए उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और भविष्य में वो अभूतपूर्व बदलाव कृषि के क्षेत्र में ला सके, स्टार्टअप में जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी में बदलाव ला सके, उन चुनौतियों का कैसे निपटारा किया जाए, कैसे उसको प्रोत्साहन मिलता है, और जैसे आपने एग्रीश्योर की स्कीम बताई, स्टार्टअप इंडिया की स्कीम बताई, इसके अलावा और कौन कौन सी स्कीम है जिसके ज़रिए स्टार्टअप्स को फ़ायदा मिल सकता है? देखिए, स्टार्टअप्स में सबसे पहली बात होती है कि आप नया चीज़ क्या लेके आ रहे हैं, एक नवाचार क्या है आपका, और तकनीकी जो आप लेके बाज़ार में जा रहे हैं, जो किसानों के पास या किसी क्षेत्र में लेके जा रहे हैं, क्या उसकी आवश्यकता है या नहीं है। तो सबसे पहले तो उसके गैप असेसमेंट होती है कि एग्जैक्टली कि हम जिस चीज़ जो कॉन्सेप्ट लेके जा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट का वो जो है वो रिक्वायरमेंट कितनी है और क्या वो सक्सेसफुल है या नहीं है। तो उसको पहले वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट लेकर के फिर उसको एक जो है पायलट करके उसको देखते हैं स्टार्टअप्स, और उस समय इंक्यूबेटर्स की बहुत जो है वो सहायता मिलती है, जो हमारे यहाँ इंक्यूबेशन सिस्टम इस्टेब्लिश किए गए हैं, चाहे नीति आयोग के द्वारा या दूसरे यूनिवर्सिटीज़ और संस्थानों के माध्यम से। तो उसमें उनको सपोर्ट मिलता है। साथ ही साथ में उनको फाइनेंशियल जो एक डिसिप्लिन की जो ट्रेनिंग होती है, फाइनेंशियल अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करें, इसके बारे में जानकारी उनको मुहैया कराई जाती है। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के बारे में जानकारी उनको मुहैया कराई जाती है। तो इन सब जानकारी को ले करके ही आप अपने जो शुरुआती तौर पे तो वो अपना पैसा लगा के अपने दोस्तों से लेके, फैमिली से ले करके लगाते हैं। फिर जब वो लगता है कि उनको उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है तो गवर्नमेंट की सीड फंडिंग का उपयोग करते हैं, और उसके बाद फिर वो अपना एक प्रूफ इस्टेब्लिश करते हैं और एक अपना सिस्टम इस्टेब्लिश करते हैं कि हाँ ये काम किया जा सकता है, और उसके बाद फिर आगे वो उसको अपने कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए वो पूंजी की खोज करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, स्टार्टअप इंडिया का प्रोग्राम है, एस्पायर इंडिया का प्रोग्राम है,
हमारे यहाँ जो है RKVY रफ्तार है उसके तहत मिल सकता है, बैंक से डायरेक्टली लोन मिल सकता है, मुद्रा लोन में भी उनको मदद मिल सकती है, और जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के थ्रू भी उनको मदद मिल सकती है अगर वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करना चाहते हैं। तो बहुत से तरह के जो है जो वित्तीय सहायता की जो सरकारी सुविधाएं हैं और स्कीम्स हैं वो अवेलेबल हैं। वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से उस संस्थान को अप्रोच कर सकते हैं फाइनेंशियल सहयोग के लिए। जी अजीत जी, थोड़ा सा इसके बीच में जो अंतर है इसका भी समझाइए। आपने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात करी, एक ये हो गया, और बात होगी एग्रीश्योर की। एग्रीश्योर में भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए क्या पैसा मुहैया या ऋण मुहैया सरकार द्वारा किया जा रहा है, और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में भी, इन दोनों के बीच में जो कन्फ्यूजन कई बार हो जाती है, नहीं समझ में आता है, इसको किस तरह समझा देते हैं? देखिए, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक अलग स्कीम है जो कि जिसमें कि इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड किया जाता है और क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करती है किसी तरह के लोन के लिए, और ये केवल स्टार्टअप्स के लिए नहीं है। ये जो है कोई भी और संस्थान ले सकता है, कोई और व्यक्ति ले सकता है, FPO ले सकता है, वो सबके लिए उपलब्ध है, और वो एक तरह का सब्सिडी स्कीम होगी। लेकिन जो एग्रीश्योर है ये एक कैपिटल मुहैया कराती है। ये जो है आपको सब्सिडी नहीं देती है या ग्रांट नहीं देती है, बल्कि एक पूंजी ही उपलब्ध कराती है इक्विटी और डेट के रूप में। तो इसका जो कार्य करने का तरीका है वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से बिल्कुल अलग है, और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सिर्फ एग्रीकल्चर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, प्रमोट करने के लिए किया गया है। जबकि इसमें जो है एग्रीश्योर में जो सहायता मिलती है या जो पूंजी मिलती है, उस पूंजी से जो उसका जो कॉन्सेप्ट है जो जिसको लेकर के वो स्टार्टअप आगे बढ़ रहा है, उस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो किसी भी तरह का कॉन्सेप्ट हो, उसमें ज़रूरी नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा हो, बल्कि कोई टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा रहा हो, कोई सर्विस मुहैया कराई जा रही हो, उन सब चीज़ों के लिए ये उपलब्ध होगी। जी, डॉक्टर प्रमोद जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर प्रमोद जी, अगर हम बात करें, जैसे सर ने जिक्र किया फाइनेंशियल ट्रेनिंग एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सिखाया जाता है। अगर हम बात करें अपने इंस्टीट्यूट की, चाहे रिसर्च इंस्टीट्यूट है, चाहे KVK हैं, तो हमारे जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, इन क्षेत्रों में भी, इन संस्थानों में या फिर KVKs में इसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है? अगर ट्रेनिंग दी जाती है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है, कैसे इससे लोग जुड़ सकते हैं, कितने दिन की ट्रेनिंग ले सकते हैं? क्योंकि किसी भी फंड का इस्तेमाल करना, उसके तरीके को इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है, इसको समझना। तो इस क्षेत्र में क्या कुछ व्यवस्था है? सही, आपने सही प्रश्न किया। ये ICR में, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे इनक्यूबेटर सेंटर्स खोले गए हैं, और उन इनक्यूबेटर्स में जो स्टार्टअप्स हैं वो आ रहे हैं। बहुत सारे स्टार्टअप्स जुड़े हुए हैं हमारे से, और उसमें जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, उनसे वो टेक्निकल जो भी टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट होता है उनका, उसके रिफाइनमेंट में हमारे जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, वो लोग उनको मदद करते हैं, उनसे हम जोड़ते हैं उनको, और वो अपने कॉन्सेप्ट को, टेक्नोलॉजी को और रिफाइन करते हैं और प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं। और इसी तरह से ये इनक्यूबेटर्स में उनको जो एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग है उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। मार्केट में कैसे अप्रोच करें उसके बारे में भी हम बताते हैं। देन अगर कोई पेटेंट निकल के आता है उनके जो कॉन्सेप्ट के द्वारा, और जो टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, अगर पेटेंट फाइल करना चाहते हैं तो उसमें भी हम मदद करते हैं और फैसिलिटेट करते हैं उसकी ड्राफ्टिंग में, और कहाँ फाइल करना है, कैसे फाइल करना है, उसमें भी मदद करते हैं। और चूँकि ये स्टार्टअप्स हमसे जुड़े हुए हैं, हमारी संस्थाओं से जुड़े हैं ICR के, तो उनसे अगर वो अप्रोच करते हैं किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, तो उनको उसमें भी हम फैसिलिटेट करते हैं, कैसे उनको DPR बनाना है, और कैसे बैंक को अप्रोच करना है, और किसी भी संस्था को अप्रोच करना है, तो उसमें भी मदद करते हैं। तो इस तरह से काफ़ी स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने में ICR का काफ़ी योगदान है। और जैसा कि आपने बताया कि KVKs, तो उसमें भी अगर किसी ख़ास चीज़ पे अगर उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो हम उन संस्थाओं से हम जोड़ते हैं, उनको ले जाते हैं ट्रेनिंग। तो तमाम महत्वपूर्ण बातें आपने बताई, और इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं भी की गई हैं कि आप कैसे अपनी फाइनेंशियल ट्रेनिंग ले सकते हैं, कि आप अपने फंड्स का इस्तेमाल कैसे करें, कहाँ करें, कैसे मार्केटिंग करें, कैसे कंपनीज को अप्रोच करें, इसके बारे में भी तमाम व्यवस्थाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। अगर आप इन व्यवस्थाओं का लाभ लेते हैं तो आप बेहतर तरीके से अपने स्टार्टअप को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। अजीत जी, अब आखिरी सवाल मैं आपसे करता हूँ इस कार्यक्रम में। हम अगर बात करें इस एग्रीश्योर की तमाम इन्फॉर्मेशन के बारे में, या इसके बारे में और बारीक कोई जानकारी लेना चाहता है या अप्लाई करना चाहता है, तो कहाँ करें, आपसे जानना चाहते हैं? देखिए, इसके लिए मैंने पहला जैसे बताया कि नाबार्ड और नैब वेंचर स्पेशली
उनके वेबसाइट पे इसकी जानकारी आपको उपलब्ध होगी और साथ ही साथ में नैब वेंचर के से बात करके उनके अधिकारियों के साथ मिल करके वो इसकी ज़्यादा जानकारी मुहैया ले सकते हैं और उनको सीधे ईमेल भी किया जा सकता है ताकि जो है उस पर जानकारी मिल सके। जी, तो आज के इस खास कार्यक्रम विचार विमर्श में एग्रीश्योर को लेकर हमने कुछ खास और महत्वपूर्ण बारीकियां समझे कि किस तरीके से आप एग्रीश्योर योजना से जुड़ सकते हैं, इसके अंदर क्या आपको चुनौतियां आ सकती हैं, उन चुनौतियों का समाधान क्या है और किस तरीके से आपकी फंडिंग की जाएगी, उन फंडिंग का आप लाभ कैसे ले सकते हैं और कैसे स्टार्टअप के जरिए आप कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव ले सकते हैं। क्योंकि जैसे पहले हमने कहा कि अब कृषि के क्षेत्र में ज़रूरत है नई सोच, नई तकनीक और नई संरचनाओं का। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने कदम कदम पर ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाती रहती है और उसी का एक नमूना है एग्रीश्योर स्कीम, जिसके जरिए आप अपने स्टार्टअप्स के जरिए कृषि के क्षेत्र में बदलाव ला सकते हैं और भारत की अर्थव्यवस्था या कृषि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बेहतर कर अपने निजी जीवन में भी अभूतपूर्व बदलाव ला सकते हैं और कामयाबी की नई उड़ान लिख सकते हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम में आपको कोई भी जानकारी या कोई भी सवाल आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमारी ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है vichar-vimarsh08@gmail.com। आपके सुझाव और आपके सलाहों का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है क्योंकि इस कार्यक्रम को और बेहतर करने में मददगार साबित होते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे आज के कार्यक्रम में जो उपलब्ध कराई गई जानकारियाँ हैं उससे किसान भाई या फिर स्टार्टअप्स जो हमें देख रहे हैं वो बेहतर लाभ उठा पाएंगे और कामयाबी की नई उड़ान को छू पाएंगे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे आज ही के दिन इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। सामने